हेलो एवरीवन। पिछले क्लास में हमने सीखा था धातु एवं अधातु क्यों अभिक्रिया करते हैं। साथ ही साथ हमने देखा था धातु एवं अधातु कैसे अभिक्रिया करते हैं। तो उसमें हमने सीखा था कि धातुएं एवं अधातुएं अभिक्रिया करती हैं अपना अष्टक पूरा करने के लिए। सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 बना करके अपने निकटतम निष्क्रिय या नोबल गैस जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए ये अभिक्रिया करती हैं। फिर हमने कुछ उदाहरण से सीखा था कैसे ये अभिक्रिया करती है ना। सोडियम क्लोराइड का बनना, मैग्नीशियम ऑक्साइड का बनना, सोडियम ऑक्साइड का बनना, मैग्नीशियम क्लोराइड का बनना। तो इसमें हमने देखा था कि धातु क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करके अपना अष्टक पूरा करता है, क्योंकि धातुएं वैद्युत धनात्मक होती हैं। तो जब ये इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है तो इनमें धन आवेश बन जाता है। ये उतना ही इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सकते हैं जितना इलेक्ट्रॉन इसके सबसे बाहरी कक्षा में होता है। अधातुएं वैद्युत ऋणात्मक होती हैं क्योंकि ये अपना अष्टक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर पूरा करती हैं। ठीक है, इनमें अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋण आयन बनाने की प्रबल प्रवृत्ति होती है। तो हमने देखा था इसमें कि कोई अधातु उतना ही इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है जितना उसको अपना अष्टक पूरा करने के लिए आवश्यक है। ठीक है, तो जब धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो वो धन आयन में बदल जाता है। अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो वह ऋण आयन में बदल जाता है। ये धन आयन और ऋण आयन में आपस में मिल करके एक यौगिक बनाते हैं और इन्हीं यौगिकों को कहा जाता है आयनिक यौगिक। तो हमारा आज का पहला टॉपिक है आयनिक यौगिक। ओके, तो ये जो आयनिक यौगिक होता है, धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के फलस्वरूप जो यौगिक बनता है उसको बोलते हैं आयनिक यौगिक या सह आयनिक यौगिक या वैद्युत संयोजी यौगिक कहते हैं। उसी को मैंने यहाँ लिख दिया है। धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिकों को आयनिक यौगिक या वैद्युत संयोजक यौगिक कहते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड इत्यादि। ये कैसे बनते हैं हम लोग पिछले क्लास में इसको देख चुके हैं। ओके, अब हम लोग सीखेंगे इनका गुणधर्म, इनके क्या क्या गुण होते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है आयनिक यौगिकों के कोई 2 गुण लिखिए, या इसमें हम 4 गुण डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें से कोई एक गुण के बारे में सवाल आता है। जैसे मान लिया पूछेगा कि आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में विद्युत का चालन क्यों नहीं करते, वो सभी का आंसर हमको इसमें मिलेगा। तो पहला है भौतिक प्रवृत्ति। ओके, तो इसमें ये जो आयनिक यौगिक होते हैं इसमें धन और ऋण आयन होते हैं। असमान आवेशों में आकर्षण होता है। तो इसमें धन और ऋण आयन होते हैं जिनके बीच में एक मजबूत आकर्षण बल होता है और इसीलिए ये आयनिक यौगिक ठोस होते हैं और थोड़े कठोर होते हैं। ओके, साथ ही साथ ये भंगुर होते हैं, नहीं ये टूट जाते हैं। जब इस पर प्रेशर लगाया जाता है तो ये टुकड़ों में कट जाते हैं या टूट जाते हैं। धन एवं ऋण आयनों के बीच मजबूत आकर्षण बल होने के कारण ये ठोस एवं थोड़े कठोर होते हैं। ये प्रायः भंगुर होते हैं, ठीक है, जल्दी से टूटते हैं और दाब डालने पर टुकड़ों में टूट जाते हैं। ठीक, दूसरा गुण है वैद्युत चालकता। ये जो आयनिक यौगिक हैं, जब भी कि इनमें आयन होते हैं, विद्युत चालकता इलेक्ट्रिक करंट ये होता है द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, प्रति इकाई समय में आवेशों का गमन, आवेशों का गति करना को ही हम इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। तो ये आवेश धातुओं में
इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के कारण विद्युत का चालन होता है। ओके, अन्य में ये विद्युत का चालन होता है आयनों की गति के कारण। ठीक है, आयनों की गति के कारण। तो जो आयनिक यौगिक होते हैं ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करते हैं, क्योंकि इन आयनों के बीच में मजबूत आकर्षण बल होता है, जिसके कारण ये आयन गति नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब हम इसको गला देते हैं, ठीक है, गलित अवस्था में ये विद्युत का चालन करते हैं, क्योंकि ऊष्मा के कारण, हीट के कारण इनके बीच का जो आकर्षण बल होता है वो कमजोर हो जाता है। ठीक है, और अंततः या टूट जाता है, जिससे ये आयन गति करने के लिए फ्री हो जाते हैं। और ये गति करने के लिए फ्री हो जाते हैं और इसीलिए ये गति करने लगते हैं, और जिससे इसमें विद्युत का चालन होता है। ठीक है, ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करते हैं, लेकिन गलित अवस्था में या इनके जलीय विलयन में विद्युत का प्रवाह होता है। उसी को यहाँ पर नोट कर दिया हूँ। ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत का चालन नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि दृढ़ संरचना के कारण आयनों की गति संभव नहीं होती है। दृढ़ संरचना क्या के कारण होता है? इन दोनों आयनों के बीच में मजबूत आकर्षण बल के कारण इनकी संरचना दृढ़ होती है। ओके, गलित अवस्था में ये विद्युत का चालन करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ऊष्मा के कारण आयनों के बीच का स्थिर वैद्युत आकर्षण बल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमजोर हो जाता है। आयन स्वतंत्र रूप से गति करने लगते हैं और विद्युत का चालन करने लगते हैं। ओके, साथ ही साथ इसमें और एक पॉइंट है ना, आयनिक यौगिक जलीय विलयन में भी विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ओके, अगला पैराग्राफ में लिखना, आयनिक यौगिकों के जलीय विलयन भी विद्युत के चालक होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इनके जलीय विलयन में आयन होते हैं जो ना, जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाता है, जो विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रभाव से गति करने लगते हैं। ओके, आयनों की इसी गति के कारण ये विद्युत का चालन करते हैं। ठीक है, तो आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करते हैं। ये गलित अवस्था में या इनके जलीय विलयन विद्युत के चालन करते हैं। जलीय विलयन क्यों करते हैं? क्योंकि आयनिक यौगिकों के जलीय विलयन में आयन होते हैं, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन, जो विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से गति करने लगते हैं, इनका मूवमेंट होने लगता है। ठीक है, विपरीत इलेक्ट्रोड की ओर आयनों की गति होने लगती है और आयनों की इसी गति के कारण ये विद्युत का चालन करते हैं। ओके, तीसरा गुण है
फिर तीसरा गुण है गलनांक एवं क्वथनांक। गलनांक एवं क्वथनांक। ओके, तो आयनिक यौगिकों के गलनांक वह ताप होता है जिस पर कोई ठोस गलना प्रारंभ करता है, और क्वथनांक वह ताप होता है जिस पर कोई द्रव उबलना प्रारंभ करता है, इसको गलनांक बोलते हैं। तो आयनिक यौगिकों के गलनांक एवं क्वथनांक, उच्च होते हैं, वेरी हाई होता है। क्यों होता है? क्योंकि आयनों के बीच के मजबूत आकर्षण बल को तोड़ने के लिए अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होती है, अधिक ताप की आवश्यकता होती है, ऊष्मा की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो 9th क्लास में पढ़ चुके हो पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन। ठोस को गर्म करते हैं तो क्या होता है, इनके कण अपने ही स्थान पर वाइब्रेट करने लगते हैं, कंपन करने लगते हैं। ओके, और जैसे जैसे ताप बढ़ते जाता है ये कंपन बढ़ने लगता है, और एक स्थिति ऐसी आती है कि इनके जो कण होते हैं वो अपने निश्चित स्थान को छोड़ने लगते हैं, और अंततः क्या होता है, इनके बीच का आकर्षण बल कमजोर हो जाता है, जिससे ठोस द्रव में बदल जाता है। ओके, फिर हम उस द्रव को गर्म करते हैं, तो इस दिए गए ताप के कारण कणों के बीच का आकर्षण बल पूरी तरह से टूट जाता है और कण दूर दूर हो जाते हैं, जिससे ये गैस में बदल जाते हैं। तो आयनिक यौगिकों का गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है। क्यों होता है? क्योंकि आयनों के बीच मजबूत आकर्षण बल होता है। मजबूत आकर्षण बल होता है तो उसको तोड़ने के लिए अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होती है। ओके, अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होती है। ठीक, चौथा पॉइंट है, चौथा गुण है तुम्हारी किताब में घुलनशीलता। ओके, ये जो आयनिक यौगिक होते हैं ये जल में घुलनशील होते हैं। ठीक है, पानी में घुलनशील होते हैं। सोडियम क्लोराइड पानी में घुलनशील होता है, सोडियम ऑक्साइड पानी में घुलनशील होता है, पोटासियम ऑक्साइड पानी में घुलनशील होता है। ओके, मैग्नीशियम क्लोराइड पानी में घुलनशील होता है। ओके, तो यहाँ लिख देना आयनिक यौगिक जल में घुलनशील होते हैं, ये कार्बनिक विलायकों जैसे पेट्रोल, केरोसिन, ईथर, एल्कोहल इत्यादि में घुलनशील नहीं होते हैं, नहीं घुलते हैं। इत्यादि में घुलनशील नहीं होते हैं। ठीक है, ये जो आयनिक यौगिक होते हैं जल में तो घुलनशील होते हैं, लेकिन कार्बनिक विलायक है ना, कार्बनिक विलायक जैसे पेट्रोल हो गया,
केरोसिन हो गया, ईथर हो गया, एल्कोहल हो गया, ये सब में ये घुलनशील नहीं होते हैं। तो इन्हीं चार में से ही कोई एक सवाल है ना पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है, ठीक है। ओके ठीक, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे धातुओं की प्राप्ति। हमारा अगला टॉपिक है धातुओं की प्राप्ति। तो ये जो धातुएं होती हैं, वैसे धातुएं जो सक्रिय होती है, हमने देखा था धातुओं की सक्रियता श्रेणी। जो धातुएं बहुत क्रियाशील होती हैं वे हमेशा संयुक्त रूप में होती हैं। ये या तो ऑक्साइड के रूप में होती हैं, या सल्फाइड के रूप में होती हैं, या कार्बोनेट के रूप में होती हैं, फ्लोराइड के रूप में होती हैं, या सल्फेट के रूप में होती हैं। लेकिन वैसे धातु जो जिनकी सक्रियता बहुत कम है, जैसे गोल्ड, प्लैटिनम, ये सब मुक्त अवस्था में पाई जाती है। तो धातुओं का मुख्य स्रोत होता है पृथ्वी की भूपर्पट्टी, ठीक है। धातुओं का मुख्य स्रोत होता है पृथ्वी की भूपर्पट्टी और समुद्री जल। समुद्री जल में सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, ये सब घुलित अवस्था में पाया जाता है समुद्री जल से। ओके, तो धातुओं की प्राप्ति से संबंधित दो मुख्य पद हैं, खनिज और अयस्क। ये ज्योग्राफी में भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो खनिज होता है पृथ्वी की भूपर्पट्टी में पाया जाने वाला वैसा पदार्थ, ओके, वैसा पदार्थ जिनमें धातुएं तत्व या यौगिकों के रूप में पाए जाते हैं, उनको बोलते हैं खनिज, ठीक है। पृथ्वी की भूपर्पट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले वैसे पदार्थ जिनमें धातुएं तत्व या यौगिकों के रूप में पाए जाते हैं, उन्हें खनिज कहते हैं, ठीक है। जैसे बॉक्साइट, इसमें एल्युमिनियम पाया जाता है। हेमाटाइट, इसमें लोहा पाया जाता है, ठीक है, हेमाटाइट इत्यादि। तो ये पृथ्वी की भूपर्पट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, और इसमें क्या होता है, तत्व या यौगिक इनमें पाया जाता है। जैसे बॉक्साइट में एल्युमिनियम पाया जाता है, हेमाटाइट में आयरन पाया जाता है, तो उनको बोलते हैं खनिज। अब खनिज से रिलेटेड है अयस्क। अयस्क वैसा खनिज होता है जिसमें कोई विशेष धातु काफी मात्रा में होता है, क्या, जिसमें कोई विशेष धातु काफी मात्रा में होता है और जिनसे सुगमता से, ठीक है, कम खर्च में ना लाभदायक तरीके से, मतलब कम खर्च में धातुएं निष्कर्षित की जा सकती हैं, धातुएं निकाली जा सकती हैं, उनको खनिज कहते हैं। वैसे खनिज जिनमें कोई विशेष धातु काफी मात्रा में होती है तथा जिनसे सुगमता से कम खर्च में धातुएं निकाली जा सकती हैं, उन्हें अयस्क कहते हैं, ठीक है। अभी हम एक लिस्ट बनाते हैं। आपका एग्जाम में पूछा जाता है कि कोई नाम दिया हुआ रहेगा और पूछेगा कि ये किस धातु का अयस्क है, ठीक है, किस धातु का अयस्क है। तो इसके लिए हम दो कॉलम बनाते हैं, अयस्क के लिए एक कॉलम और ये किस धातु का अयस्क होता है। ओके, जैसे पहला बॉक्साइट, ठीक है, हमारे झारखंड में ये मिलता है लोहरदगा में। बॉक्साइट होता है एल्युमिनियम का अयस्क, एल्युमिनियम का अयस्क, ओके, बॉक्साइट। हेमाटाइट, ये होता है आयरन का अयस्क, है आयरन का अयस्क। मैग्नेटाइट, ये भी होता है आयरन का अयस्क। सिनेबार,
ये होता है मरकरी या पारा का अयस्क। ओके, फिर है गलेना। गलेना होता है लेड का अयस्क, ठीक है, लेड का अयस्क। फिर जिंक ब्लेंड। जिंक ब्लेंड, ये तो नाम से ही पता चल रहा है, जिंक ब्लेंड होता है जिंक का अयस्क। जिंक का अयस्क। ओके, ठीक है। फिर होता है काला माइन। काला माइन भी होता है जिंक का, ठीक है, जिंक का अयस्क होता है। फिर आयरन पाइराइट। आयरन पाइराइट, ठीक है, आयरन पाइराइट CuFeS2, ये होता है कॉपर का, कॉपर का अयस्क होता है। तो आपका एग्जाम में बार बार इसको पूछा जाता है, सिनेबार किस धातु का अयस्क है। अब पूछा है क्योंकि हमारे झारखंड में बॉक्साइट मिलता है, इसलिए पूछा जाता है कि बॉक्साइट किसका अयस्क होता है। तो बोल लिख देना एल्यूमिनियम। सिनेबार किसका अयस्क होता है, मरकरी या पारा। फिर ये सबको भी जानना है, प्रतियोगिता की परीक्षाओं में ये सब पूछा जाता है, ठीक है। नेचुरल साइंस से जो सवाल आता है यही सब रहता है ना। सिनेबार किसका अयस्क है, जिंक ब्लेंड किसका अयस्क है, आयरन पाइराइट किसका अयस्क है। ओके, ठीक है। अयस्क और खनिज से संबंधित और एक ध्यान देने वाली बात यह है कि सभी अयस्क खनिज होते हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं ना। पूछा जाता है एग्जाम में, सभी अयस्क खनिज होते हैं लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं, क्यों नहीं होते हैं। तो क्या होता है, अयस्क वैसे खनिज होते हैं जिसमें किसी विशेष धातु की मात्रा काफ़ी होती है, काफ़ी मात्रा होती है, और जिनसे धातुएं आसानी से कम खर्च में निष्कर्षित की जा सकती हैं। तो क्या होता है, सभी खनिजों से हम धातुओं को सुगमता से कम खर्च में लाभदायक तरीकों से हम नहीं निकाल सकते हैं। इसीलिए सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं, लेकिन सभी अयस्क खनिज होते हैं, ठीक है, सभी अयस्क खनिज होते हैं। क्यों? क्योंकि सभी अयस्कों में किसी विशेष धातु काफ़ी मात्रा में उपस्थित होती है। ओके, अब हम लोग सीखते हैं धातुओं का निष्कर्षण। तो अयस्क से शुद्ध धातु को प्राप्त करने के कई चरण होते हैं, ठीक है, कई चरण होते हैं। इसको आपका बुक में इस प्रकार से सारणीबद्ध किया गया है, ठीक है। अयस्क हो गया, है ना, खदानों से अयस्क निकाला जाता है। फिर यहाँ पर एक स्टेप को छोड़ दिया है, ये जो अयस्क होता है ये बड़ा बड़ा होता है, बड़ा बड़ा टुकड़ा होता है, उसको क्या करते हैं, तोड़ते हैं, फिर उसको पाउडर में बदलते हैं, है ना, उसको पीसा जाता है बड़े बड़े मशीनों का इस्तेमाल करके। फिर अयस्क का सांद्रण किया जाता है। अयस्क का सांद्रण मतलब अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को, जिन्हें गैंग कहते हैं, उसको दूर किया जाता है। अब ये जो धातुएं होती हैं, हमने देख लिया था सक्रियता श्रेणी में, ये हो गया धातुओं की सक्रियता श्रेणी। तो ये जो धातुएं हैं, पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये उच्च अभिक्रियाशील धातुएं हैं, ठीक है, उच्च अभिक्रियाशील धातुएं। फिर होता है निम्न अभिक्रियाशील धातुएं, इनकी अभिक्रियाशीलता कम है। हाइड्रोजन से जो नीचे है, सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से जो नीचे है वो निम्न अभिक्रियाशील धातु है। तो इसमें दो मुख्य धातु है, कॉपर और मरकरी, और ये गोल्ड और प्लैटिनम,
ये तो स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं, मुक्त रूप में पाए जाते हैं। ओके, तो उच्च अभिक्रियाशील धातुएं मध्यम जिसमें आते हैं सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। इनका निष्कर्षण के लिए क्या करते हैं, अयस्क को शुद्ध करने के बाद इनको गलाते हैं। गलित अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है जिससे शुद्ध धातु प्राप्त होती है। इस विधि से प्राप्त धातु को फिर से शुद्ध करना नहीं पड़ता है। अब मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं है ना अधिक सक्रिय ना कम सक्रिय, वे धातुएं होती हैं जिंक, आयरन और लेड। ये धातुएं कार्बोनेट अयस्क या सल्फाइड अयस्क के रूप में पाई जाती हैं ना। संयुक्त अवस्था में ये कार्बोनेट या सल्फाइड के रूप में पाई जाती है। कार्बोनेट अयस्क का निस्तापन किया जाता है। एक प्रोसेस है जिसमें अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है जिससे ये कार्बोनेट ऑक्साइड में बदल जाता है। फिर मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं सल्फाइड अयस्क के रूप में भी पाई जाती हैं। तो शुद्धिकरण के बाद सल्फाइड अयस्कों का भर्जन होता है, क्या इंग्लिश में बोलता है रोस्टिंग। ये वायु की अधिकता में, ठीक है, अयस्क को गर्म किया जाता है जिससे ये सल्फाइड ऑक्साइड में बदल जाता है। तो ये निस्तापन और भर्जन के द्वारा धातु का ऑक्साइड प्राप्त किया जाता है। कार्बोनेट अयस्कों का निस्तापन होता है, सल्फाइड अयस्कों का भर्जन होता है। फिर इस धातु ऑक्साइड को हम धातु में अपचयित करते हैं, ठीक है। उपचयन अपचयन हमने पढ़ा था, अपचयित करते हैं। धातु ऑक्साइड से ऑक्सीजन को हटा दिया जाता है। तो इसी में आएगा, हम पढ़ेंगे कार्बन अपचयन मेथड, थर्मिट अभिक्रिया, ये सब इसी में आएगा। फिर इससे प्राप्त धातु में अपचयन करने के बाद उस धातु का शुद्धिकरण किया जाता है, ठीक है, परिष्कृत किया जाता है। अब निम्न अभिक्रियाशील धातुएं मरकरी और कॉपर, तो ये सल्फाइड अयस्क के रूप में होती है ना। इसका अयस्क हो गया सिनेबार और इसका हो गया कॉपर पाइराइट, ठीक है, Cu2S, क्यूप्रस सल्फाइड। ओके, तो ये सल्फाइड अयस्क के रूप में होते हैं। तो इनका भर्जन किया जाता है। फिर इस है ना डायरेक्ट इसका भर्जन करते हैं, मतलब सल्फाइड अयस्क को हम, ठीक है, वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं। तो ये है ना ऑक्साइड रूप में बदलने के साथ साथ यहीं पर ये धातु अलग हो जाता है। फिर इस धातु को शुद्ध किया जाता है। तो धातुओं की अभिक्रियाशीलता के आधार पर अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने की अलग अलग विधियां हैं। ओके, तो इनको हम अलग से पढ़ेंगे। अभी अति अभिक्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण कैसे होता है, मध्यम अभिक्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण, ये निस्तापन भर्जन क्या होता है, ये सारा चीज़ हमको डिटेल में पढ़ना है, एग्जाम में आपका यही आता है। फिर निम्न अभिक्रियाशील धातुएं पूछा जाता है, सिनेबार से मरकरी कैसे प्राप्त किया जाता है, तो ये वाला प्रोसेस भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, अब हम पढ़ लेते हैं ये अयस्क का सांद्रण, अयस्कों का सांद्रण क्या होता है, ठीक है, अयस्कों का सांद्रण। तो उसके लिए हमको एक टर्म जानना है जिसको बोलते हैं गैंग, ठीक है, ये मारपीट करने वाला गैंग नहीं है। तो अयस्कों में उपस्थित मिट्टी, बालू इत्यादि अशुद्धियों को ही कहा जाता है गैंग। ओके, अयस्कों में उपस्थित मिट्टी, बालू इत्यादि अशुद्धियों को गैंग कहते हैं, ठीक है, गैंग कहते हैं। ओके, तो अयस्क में अशुद्धि होता है, मिट्टी, बालू इत्यादि चट्टानी पदार्थ होता है,
इन चट्टानी पदार्थों को ही अशुद्धि कहा जाता है। ओके, अब इन गैंग को हटाने का एक मेथड है ना, जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं अयस्कों का समृद्धिकरण। अयस्कों का समृद्धिकरण। ओके, तो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा अयस्कों में उपस्थित अशुद्धियों अर्थात गैंग अशुद्धियों को हटाया जाता है या पृथक किया जाता है, उसे अयस्कों का समृद्धिकरण कहते हैं। ठीक है, अयस्कों में उपस्थित अशुद्धियों को हटाने की प्रक्रिया को ही कहा जाता है अयस्कों का समृद्धिकरण। इसमें बहुत सारे मेथड हैं, फेन उत्प्लावन विधि है ना, चुंबकीय पृथक्करण, ओके, फिर रासायनिक पृथक्करण जिसको बोलते हैं लीचिंग, ओके, ग्रेविटी सेपरेशन, बहुत सारे उपाय हैं, लेकिन आपका सिलेबस में ये नहीं है। आप ऊंची कक्षाओं में इसके बारे में पढ़ेंगे। अगर आप साइंस पढ़िएगा तो आपको हम बताएंगे। इनका एक फुल चैप्टर है ना, धातुओं से अयस्कों से धातु कैसे प्राप्त किया जाता है उसके बारे में। धातु और इसका अध्ययन को बोलते हैं मेटलर्जी, धात्विकी कहा जाता है। तो उसमें हम पढ़ते हैं। अभी आपका सिलेबस में केवल बताया गया है कि धातुओं का समृद्धिकरण क्या होता है, कौन कौन सी विधियां अपनाई जाती हैं वो नहीं है। आपको इतना आइडिया रखना है ना। अयस्कों का समृद्धिकरण होता है वही प्रक्रिया जिसके द्वारा अयस्कों में उपस्थित अशुद्धियों को पृथक किया जाता है। ठीक है, अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ना उच्च अभिक्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण कैसे होता है, मध्यम अभिक्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण कैसे होता है, निम्न अभिक्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण कैसे होता है, निस्तापन क्या होता है, भर्जन क्या होता है, विद्युत अपघटनी परिष्करण क्या होता है, कार्बन अपचयन क्या होता है, थर्मिट अभिक्रिया क्या होती है। ठीक है, थर्मिट अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे बार बार सवाल पूछा जाता है। तो इनके बारे में हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, बाय।